हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कृष्ट सिंह है। अपना मैं प्यार चैनल खोल लिया टारगेट सेमेस्टर। आज हम यहाँ पर यूरोप का इतिहास डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ यूरोप, जिसका सिलेबस होने वाला है 1740 से लेकर 1947 तक। तो यूरोप का ये जो इतिहास है, जैसा कि आप लोग जानते हैं BA LLB के सेकंड सेमेस्टर में, ये पेपर नंबर 7 है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप फ्रॉम 1740 टू 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का ये वाला पार्ट, और इससे लगभग हमेशा एग्जामिनेशंस में भी आप देखेंगे तो इससे लगभग क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 1740 से लेकर के 1947 तक का ये होने वाला है। पहला हमें क्या पढ़ना है इसमें? पहला पढ़ना है यूरोप इन 18th सेंचुरी। क्या दशा थी, यूरोप किस प्रकार से था, किस सेंचुरी में? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी मतलब हम बात कर रहे हैं 1700 से लेकर के 1799 की। ठीक है, तो 1700 से लेकर 1799 में यूरोप की क्या स्थिति थी, हमें यहाँ पर वो देखना है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में सबसे पहले। क्यों यूरोप में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, क्या कारण है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने किस प्रकार से यूरोप की तकदीर को पूरी तरीके से बदल दिया, हम ये पढ़ने वाले हैं डिटेल फॉर्मेट में। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ा उसकी कॉलोनीज पर। जैसे अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जर्मनी में या ब्रिटेन में होता है तो उसकी जो कॉलोनीज हैं, जैसे भारत कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो कॉलोनीज पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, सभी लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लगभग पढ़ा होगा। ठीक है, एंशिएंट रिज्म, मेन इवेंट्स कौन कौन से रहे हो अपने 9th 10th में एनसीईआरटी में, तो सबने पढ़ा होगा क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिया रहता है 9th 10th के एनसीईआरटी में। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम आपने सुना होगा, आपने लुइस 16वां के नाम सुना होगा, आपने लुइस 14 का नाम सुना होगा। ठीक है, राइज ऑफ पॉलिटिक्स इन फ्रांस, किस प्रकार से पॉलिटिक्स फ्रांस में होती है। गिरोंडिनस एंड जैकोबिन, क्या जैकोबिन क्लब हुआ करता था, जैकोबिन क्लब क्या होता था, ये देखने का काम करेंगे। कौन से मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वहां पर नेशनल असेंबली का किस प्रकार से स्ट्रक्चर था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज किस तरह थी, नेशनल कन्वेंशंस कौन से हुए, डायरेक्टरी क्या है, और काउंसिल रूल क्या हुआ करता था, हम ये भी देखने का काम करेंगे। इसके बाद हम आते हैं 19th सेंचुरी पे, 1800 से लेकर के 1899 तक का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। 1899, ठीक है, इसको बोलते हैं 19th सेंचुरी। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वीना कांग्रेस एंड द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। वीना कांग्रेस बहुत फेमस इंसिडेंट माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, और बहुत अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे वीना कांग्रेस क्या था। इसके बाद एज ऑफ मैटरनिक, मैटरनिक का एज क्या था। रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 का रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 एज वेल एज थर्ड रिपब्लिकन स्टेट किस प्रकार से स्टैब्लिश होता है 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद, ये हम पढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में किस प्रकार से नेशनलिज्म फैला, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इटली के बारे में। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, किस प्रकार से यूनिफिकेशन होता है इटली का, वो हम देखने का काम करेंगे। ठीक है, जर्मनी में हम बिस्मार्क को देखेंगे, इटली शायद गैरीबाल्डी है, शायद चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ईस्टर्न क्वेश्चंस क्या क्या रहे हैं। ठीक है, इसमें ईस्टर्न क्वेश्चंस में टर्की मेजॉरिटी है। ठीक है, टर्की को बीमार देश भी कहा जाता है, यूरोप का बीमार देश भी कहा जाता है टर्की को। टर्की पर रूल किसका है? ओटोमन एम्पायर का रूल है। ओटोमन एम्पायर वो डायनेस्टीज है जिसका रूल बेसिकली बहुत लंबे क्षेत्र में जिसका रूल रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ओटोमन एम्पायर का जो रूल है वो एशिया में भी रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसका कुछ भाग जो है वो आपको अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा, और इसके अलावा आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ रूल है किसका? टर्की का। ईस्टर्न क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, राइज ऑफ रशिया, रशिया का किस प्रकार से राइज होता है। पीटर 1, कैथरीन 2 और वार्म वाटर पॉलिसी क्या थी, गर्म जल की नीति क्या थी, ये भी हम पढ़ने का काम करेंगे डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
रशियन रिवॉल्यूशन, यूरोप में 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है रशियन रिवॉल्यूशन। किस प्रकार से रशिया में किस प्रकार से रिवॉल्यूशन आने का काम होता है, उसके बाद कम्युनिस्ट कंट्री रशिया बन जाती है। तो रशियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में नहीं है। दो टॉपिक जो बहुत मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जिससे आते हैं, एक तो पहला तो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और 20वीं शताब्दी में जो रशियन रिवॉल्यूशन है। इन दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। और बाकी और भी कुछ पार्ट्स अगर देखेंगे, जैसे यूनिफिकेशन ऑफ इटली को देखेंगे, इटली किस प्रकार से यूनिफिकेशन होता है, इटली का किस प्रकार से इटली बनती है, या इसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब हम देखेंगे तो भी हम चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, लीग ऑफ नेशंस, इसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1948 तक रहा। और क्या कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, पहले तो सबसे पहले कॉसेस, कारण क्या था, क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। कॉसेस में बहुत सारे कॉसेस होंगे, जैसे सोशल कारण क्या था, समाज किस प्रकार से था, पॉलिटिकल क्या कारण था जिसकी वजह से हुआ, या फिर इकोनॉमिक क्या रीजन थे जिनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या कारण थे। कुछ इमीडिएट रीजन भी होंगे, लास्ट में हम इमीडिएट रीजन भी डिस्कस करेंगे, इमीडिएट रीजन है, ठीक। पहले तो कॉसेस से होगा, फिर कॉसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट के बारे में, किस प्रकार से इफेक्ट पड़ा इन वर्ल्ड वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यूरोप में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ा, ठीक है। और लास्ट में इसमें हम देखेंगे कंसिक्वेंसेस क्या हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कौन सी ट्रीटी साइन की गई, ठीक है। अलग अलग देशों के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन की गई, उन ट्रीटीज को हम देखने का काम करेंगे। इसी के अंडर में लीग ऑफ नेशंस का भी गठन होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये लीग ऑफ नेशंस क्या है, ये कमेटी बनाई गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही, तो लीग ऑफ नेशंस क्या होता है, ठीक है। आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक लगभग चलता है। और इसमें हम क्या देखेंगे, ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल और यूनाइटेड नेशन का गठन होता है, ठीक है। किन दो पक्षों के बीच में युद्ध होता है, युद्ध के क्या कारण थे, क्या इफेक्ट था और क्या कंसिक्वेंसेस था। इसमें भी यही हम सेम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, कि क्या कॉज क्या रहा, क्यों हुआ, पहली तो बात क्यों हुआ, क्या इसका क्या इफेक्ट पड़ा यूरोप पर, इसका क्या इफेक्ट पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। इसमें हमें डिक्टेटर्स भी देखते हैं, जैसे एडोल्फ हिटलर जैसे लोग रूलर्स, हमें मुसोलिनी जैसे हमें इसमें शासक देखने को मिलते हैं जो जर्मनी और इटली थे, ठीक है। तो कॉसेस क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, और इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, ये हम देखने का काम करेंगे, ठीक है। बस यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी ट्रीटीज साइन की गई, उन ट्रीटीज से क्या नाम थे, उन ट्रीटीज में कौन सी चीजें थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, भारत जो था वो एनएएम को फॉलो करता था, जवाहरलाल नेहरू एनएएम को लेकर आते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो एनएएम क्या होता है, इसको भी हम देखने की बात कहेंगे, ठीक है। तो डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की। इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको कौन कौन से टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे जो ये वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। रशियन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इससे के अलावा यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन इटली का, जर्मनी का, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बनते हैं। इसके अलावा वीना कांग्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीना कांग्रेस के अलावा एज ऑफ मेटरनिक, मेटरनिक का एज क्या रहा है ये भी देखेंगे। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तो मैक्सिमम हमेशा क्वेश्चन पूछे आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से भी बनते हैं, ये भी हम देखने का काम करेंगे, ठीक है। बुक्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, शायद नहीं, बुक का नाम, हाँ, जॉल एंड जेम्स यूरोप सिंस 1815, कैटलबी सीडियम यूरोप। मुझे इसमें से बुक्स नहीं पता, लेकिन आप चाहें तो अरविंद भास्कर ले सकते हैं, अरविंद भास्कर अच्छी किताब आती है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में यूरोप के इतिहास के लिए अच्छी किताब। एक और मुझे नाम शायद उसका भूल रहा है, एक
कोई ऑथर हैं जो ये फॉरेन ऑथर है, उनकी भी एक किताब आती है, मुझे अभी नाम शायद उसका लैग कर रहा है, याद नहीं आ रहा है। अर्जुन देव की भी किताब आती है, अर्जुन देव की भी किताब आप ले सकते हैं, लेकिन अर्जुन देव की किताब उतनी बढ़िया नहीं मानी जाती है, ठीक है। और बाकी और यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखेंगे तो केएल खुराना की किताब चलती है लखनऊ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और ए.के. मित्तल साहब की भी किताब चलती है। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज एक देगा इतिहास के बारे में, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा हिस्ट्री के बारे में। बहुत कोई डीप नॉलेज इस सब्जेक्ट की इस किताबों से नहीं हो सकती है। केएल खुराना, ए.के. मित्तल, ठीक है, इसको आप जिस गाइड के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक है, क्योंकि बेसिक अगर आपको समझना हो यूरोप, और अगर आपने एकदम पढ़ा नहीं है कहीं से भी, आपने अभी तक 9-10 की एनसीईआरटी भी नहीं खोली है, ना कुछ देखा है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको और नॉलेज की जरूरत है तो आप थोड़ा सा 9-10 की एनसीईआरटी जाइए, खरीद लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन में दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत काम की चीजें हैं और आगे भी आपको बहुत काम करेंगी, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, हम थोड़ा सा बैच के बारे में अपने देख लेते हैं। हमारा BLLB सेकंड सेमेस्टर का बैच है, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है और मैं इतिहास विषय पढ़ाने का काम करता हूँ। इससे पहले आपने मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा। हमारे अंदर क्या होगा, 100% यहाँ पर सिलेबस कवरेज होगा, प्लस मेंटरशिप एंड DPP एंड PYQs आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 24/7 डब सपोर्ट होगा, और आप एनरोल कर सकते हैं हमारे चैनल पे। हमारी मैम लॉ पढ़ाती हैं, पूर्णा मैम है, DK सर है, पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ाते हैं, मैम सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं, अंजलि मैम, ठीक है। हमारा ऐप है टारगेट गुरुकुल ऐप, आप इसको जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार हमारे चैनल पर आप विजिट करके हमारी वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइस कितना है। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो था, ठीक है। वीडियो को एंड कर रहा हूँ, जो भी लोग मेरे देखो सुनने, थैंक यू सो मच, बाय।